गुड मॉर्निंग बेटा। बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशंस में कल आपने लास्ट वीडियो में आपने ब्लड के कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था कि ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, बेसिकली ब्लड में क्या क्या होता है। तो ब्लड में क्या था, प्लाज्मा था, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे और ब्लड प्लेटलेट्स थे। तो कुछ जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जिन फॉर्म एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, एरिथ्रोसाइट्स आते हैं, ल्यूकोसाइट्स आते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स आता है। जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, एरिथ्रोसाइट्स आते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। ठीक, अब ये एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स होते क्या है बेसिकली। तो एरिथ्रोसाइट्स क्या है कि ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स में एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। एरिथ्रोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं एक स्वस्थ एडल्ट मनुष्य के ब्लड में औसतन 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज ऑफ ब्लड पाई जाती है। एडल्ट में कितनी होती है, 5 टू 5.5 मिलियन आरबीसीज पाई जाती हैं। एडल्ट ह्यूमंस में आरबीसीज का निर्माण जो होता है वो रेड बोन मैरो से होता है। कोई भी एक स्वस्थ या एक परिपक्व मनुष्य में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल्स का, आरबीसीज का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। कई मैमल्स, जिसको आप स्तनधारी कहते हैं, कई मैमल्स के आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है और यह बाइकॉन्केव शेप की होती है। कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिनकी आरबीसी में, कोशिकाओं में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, जिस वजह से उन कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है। इनमें एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है और उस आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को क्या कहते हैं हम, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, उसको हमने क्या नाम दिया है, हीमोग्लोबिन नाम दिया है। आरबीसीज में एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसीज में आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको नाम दिया गया है हीमोग्लोबिन, और इसी कलर के कारण ही इन सेल्स का नाम रखा गया है। एक स्वस्थ मनुष्य के 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 100 ml ब्लड में, एक आप एडल्ट वयस्क स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उनके 100 ml ब्लड में कितना होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में उपयोगी होता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन हमारे रेस्पिरेशन में भी बहुत हेल्प करता है। फिर इसके बाद क्या है, आरबीसीज की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज होती है। आरबीसीज की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज होती है। 120 दिन का जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का। और इसके बाद ये स्प्लीन में नष्ट हो जाती है। आरबीसीज का लाइफ जीवन काल कितना है, 120 दिन का। 120 दिन बाद ये स्प्लीन में जाकर क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। इसके बाद ये क्या होता है, ये स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाती है 120 दिन के बाद। और स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड हाउस ऑफ, ग्रेवयार्ड आरबीसीज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। इसके बाद बात करते हैं हम ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, आरबीसीज क्या है, आरबीसीज हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं। अब हम ल्यूकोसाइट्स पे आते हैं तो इनको व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसीज कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी।
इनमें हीमोग्लोबिन ना होने के कारण ये कलरलेस होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन कोई पिगमेंट नहीं, इसमें आयरन कंटेनिंग कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, दैट इज वाई ये कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं या वाइट कलर की होती हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है। कुछ आरबीसीज में क्या था कि कुछ मैमल्स ऐसे थे जिनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता था, जिस वजह से उन कोशिकाओं का शेप कैसा होता था, बाइकॉनकेव शेप होता था। बट यहाँ पर क्या है कि कुछ जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसीज की तुलना में डब्ल्यूबीसीज का नंबर क्या होता है, कम होता है। आरबीसीज की तुलना में डब्ल्यूबीसी का नंबर कम होता है। ल्यूकोसाइट्स की संख्या लगभग 6000 से 8000 mm ऑफ ब्लड होती है। 6000 से 8000 होता है इनका नंबर। और आरबीसीज में कितना था, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड होती हैं। जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, इनका जीवन काल बहुत कम होता है, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। हमारे पास डब्ल्यूबीसीज की दो मेन कैटेगरीज हैं। डब्ल्यूबीसीज को दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज को दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसीज को दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स कौन कौन सी होती हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या है, ये है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ए ग्रेन्युलो में क्या आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। बेसिकली डब्ल्यूबीसीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और ग्रेन्युलोसाइट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। डब्ल्यूबीसीज में न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक और बेसोफिल्स सबसे कम पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक होती है 50 to 60%। न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज कितना है, 50 to 60%। और बेसोफिल्स का कितना है, सबसे कम। बेसोफिल्स का कितना है, सबसे कम। और सबसे कम में कितना है, 0.5 to 1%। 0.5 to 1%, ये है बेसोफिल्स का परसेंटेज। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स 6 to 8% फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं, जो बॉडी में प्रवेश करने वाले फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करती हैं। फॉरेन एलिमेंट्स को बॉडी में एंटर करने से रोकने के लिए काम कौन कर रहा है, काम कर रही है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों काम करती हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों क्या करती हैं, फॉरेन एंटीजेंस को, जितने भी फॉरेन एंटीजेंस हैं, फॉरेन एलिमेंट्स को नष्ट करने का काम करती है, बॉडी में एंटर करने से रोकने का काम करती हैं। कौन, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। देन बेसोफिल्स के द्वारा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपरिन का सेक्रीशन होता है और ये इंफ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। बेसोफिल्स के थ्रू किसका हो रहा है सेक्रीशन, बेसोफिल्स के थ्रू हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपरिन। हिपरिन का क्या हो रहा है, ये सिक्रीशन हो रहा है। और ये काम किसमें करती है, ये इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं। एसिनोफिल्स 2 to 3% इन्फेक्शंस, 2 to 3% क्या करती है, ये इन्फेक्शंस को अपोज करती हैं और एलर्जिक रिएक्शंस से भी एसोसिएट रहती हैं। एसिनोफिल्स काम करती हैं एलर्जी रिएक्शंस के लिए। एसिनोफिल्स काम करती हैं एलर्जी रिएक्शंस के लिए।
लिम्फोसाइट्स मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, बी और टी। लिम्फोसाइट्स को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी, दोनों बी और टी लिम्फोसाइट शरीर को इम्यून रिस्पांस के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इम्यून सिस्टम के लिए। इम्यून सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी बी और टी लिम्फोसाइट्स। ये किस, बी और टी लिम्फोसाइट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की बात करते हैं। अब प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स सेल फ्रेगमेंट्स हैं जो मेगाकैरियोट्स, स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होती है जिसका नाम क्या होता है? मेगाकैरियोसाइट्स। स्पेशल सेल्स हमारे बोन मैरो में पाई जाती हैं जिनको नाम दिया गया है मेगाकैरियोसाइट्स। तो क्या होती हैं? प्लेटलेट जो होते हैं, जो ये सेल फ्रेगमेंट्स होती हैं, ये मेगाकैरियोसाइट्स में प्रोड्यूस होती हैं। ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख टू 3 लाख होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ रिलीज करती हैं, उनमें से अधिकतर ब्लड के कोगुलेशन में सहायक होते हैं। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट को रिलीज करती है जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्पफुल होते हैं। इनकी संख्या में कमी होने से क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने लगता है। इनकी संख्या में जैसे ही ब्लड का प्लेटलेट काउंट गिरने लगता है, जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो डिफेक्ट होती है। उसके डिफेक्ट होने से ब्लीडिंग होने लगती है और ये क्या है? ब्लड में बॉडी का नुकसान होने लगता है। तो ये थे आपके कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्लड ग्रुप। अब ये ब्लड ग्रुप्स क्या है? हम जानते हैं कि मनुष्य का ब्लड एक जैसा प्रतीत होने के बाद भी कुछ एस्पेक्ट्स में अलग होता है। सभी मनुष्यों का कलर क्या होता है? एक होता है रेड ही कलर का। हर एक एनिमल्स, हर एक मनुष्य की अगर हम बात करें तो सब में ब्लड का कलर कैसा है? रेड है। रेड होने के बाद इनमें क्या होते हैं? कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो अलग अलग होते हैं। कुछ एस्पेक्ट से ब्लड क्या है? हर मनुष्यों में अलग अलग है। कई प्रकार के ब्लड ग्रुप खोजे जा चुके हैं। इनमें से 2 प्रकार ABO और RH पूरे विश्व में वाइडली यूज होता है। कुछ ब्लड ग्रुप्स हैं ABO और RH। कौन कौन सा? ABO एंड RH, ये पूरे वर्ल्ड में वाइडली यूज होता है। अब ABO ग्रुपिंग क्या है? फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे? फर्स्ट हम बात करेंगे ABO ग्रुपिंग। अभी ABO ग्रुपिंग ये क्या है? व्हाट इज ABO ग्रुपिंग? ABO ग्रुपिंग आरबीसीज की सरफेस पर 2 एंटीजन A और B की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होते हैं। आरबीसीज की सरफेस पर कुछ एंटीजन्स पाए जाते हैं A और B। A और B की प्रेजेंस और एब्सेंस पर ये डिपेंड करता है ABO ग्रुप। ABO ग्रुप A और B एंटीजन्स हैं जो आरबीसीज की सरफेस पर पाए जाते हैं और उनकी सरफेस पे प्रेजेंस और एब्सेंस पर आधारित होता है ये ABO ग्रुप। ठीक, अब एंटीजन्स की बात करें तो एंटीजन्स क्या है? एंटीजन्स केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन कुछ केमिकल है जो इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों के प्लाज्मा में 2 नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं। अलग अलग व्यक्तियों के, हर मनुष्यों की बॉडी में प्लाज्मा है। प्लाज्मा में कुछ नेचुरल प्लाज्मा में 2 अलग अलग नेचुरल एंटीबॉडीज पाई जाती हैं।
ब्लड है तो प्लाज्मा भी होगा। हर मनुष्य की बॉडी में ब्लड पाया जाता है तो ब्लड का कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में 2 नेचुरल एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। अब एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज है प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीबॉडीज प्रोटीन है जो एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स, एंटीजन के रिस्पॉन्स देती हैं एंटीजन्स को। एंटीजन क्या है? एंटीजन केमिकल है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवाते हैं। और एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज प्रोटीन है जो एंटीजन्स को इंट्रोड्यूस करा रही हैं। अब ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पर? ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप्स हैं ये। ठीक, में एंटीजन और एंटीबॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है। अभी मैं बताती, अभी टेबल एक बनाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर और रेसिपिएंट दोनों का ब्लड बहुत ही सावधानी पूर्वक मैच कर लेना चाहिए, जिससे कि क्लम्पिंग या डिस्ट्रक्शंस और आरबीसीज ना हो, की समस्या ना हो। जिस ब्लड ग्रुप का पर्सन होगा, मीन्स लेने वाला रिसिपिएंट होता है और देने वाला डोनर होता है। ब्लड देने वाला डोनर होता है और ब्लड रिसीव करने वाला रिसिपिएंट होता है। तो जो रेसिपिएंट को जिस ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए, हमें उसी डोनर का ब्लड उसको चढ़ाना होगा। अगर किसी पेशेंट को, मान लीजिए किसी को, कोई जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो हमें ए ब्लड ग्रुप वाले ही डोनर को ढूंढना होगा। अगर ए को हम बी वाला चढ़ा देंगे या ओ वाला चढ़ा देंगे तो वो ब्लड क्रम्पिंग हो जाएगी, डिस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीसीज हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, अब बेसिकली टेबल क्या होती है, कैसे बनती है, कि किसको क्या देना है हमें। ये तो मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप एंटीजन और आरबीसीज, कौन से एंटीजन है आप लोग अपनी कॉपीज में बना लीजिएगा। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं और आरबीसीज में एंटीजन होते हैं। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, डोनर्स ग्रुप। चार टाइप की एंटीबॉडीज हैं, सॉरी 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी और ओ। ए बी एंड ओ। जो ए ब्लड ग्रुप का रिसिपिएंट होगा उसके आरबीसीज में कैसा, कौन सा एंटीजन है? ए। एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी। और डोनर कौन सा चाहिए होगा? ए और ओ। अभी बताते हैं कि ओ क्यों चाहिए। ब्लड ग्रुप ओ वाले को, जिसका ओ ब्लड ग्रुप है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर किसी को भी ब्लड दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं। यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। उनकी बॉडी में किसी का भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड चढ़ा सकते हैं। बी में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी क्या होगी? एंटी ए। और डोनर कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए या ओ होना चाहिए? अगेन ओ, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए हो या बी हो, ए बी हो या ओ हो, व्हाटएवर। देन ए बी वाले में एंटीबॉडी ए भी होगी एंड बी भी होगी, ए एंड बी बोथ होंगी। एंटीबॉडीज क्या होगी? कोई एंटीबॉडी नहीं, निल। देयर आर नो एंटीबॉडीज ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। जैसे डोनर कौन सा हो सकते हैं? ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ओ। ए बी एंड ओ। ओ वाले में एंटीजन निल होते हैं,
देखिए ब्लड ग्रुप जिनका ए होगा उनकी आरबीसीज में एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडीज में प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी बी। किसका ले सकते हैं वो, ए और ओ का ब्लड वो रिसीव कर सकते हैं, मींस ए और बी डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप बी वाला किसका ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाले का डोनर कौन बन सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाले की आरबीसीज में एंटीजन ए बी है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी ए है, और ये दे कौन बन सकता है, बी और ओ वाला दे सकता है। अब ब्लड ग्रुप ए बी वाले का बॉडी में एंटीजन, आरबीसीज में एंटीजन ए और बी बोथ है, पर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, नल। डोनेट कौन कर सकता है ए बी वाले को, ए बी भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। दैट इज व्हाई ए बी क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। 4 ब्लड ग्रुप है, चारों में से वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। अब हम ओ की बात करते हैं। ओ ब्लड ग्रुप ओ वाले में आरबीसीज में कोई एंटीजन नहीं है, पर एंटीबॉडी ए भी होती है और बी भी होती है, और रिसीव किसका कर सकता है, ये ओ का कर सकता है। तो ओ क्या है, ओ एक यूनिवर्सल डोनर है, वो हर एक को ब्लड दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। और ए बी क्या है, ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये है आपके ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड आरएच ग्रुपिंग कल देखेंगे।